सो हेलो सबको। अब इस वीडियो के अंदर ना हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री का हमारा पहला लेक्चर। देखो मैं शुरू में अपोलोजाइज कर रहा हूँ कि सॉरी बोल रहा हूँ कि शोर बहुत हो रहा है, मुझे पता शोर आएगा वीडियो के अंदर। स्टार्टिंग तो 2 मिनट शोर है, ये मैं वादा कि मेरे पास कुछ ना कुछ रीज़न है जिस वजह से मैं वीडियो शोर में शूट करना पड़ रहा है, लेकिन मैं करता नहीं था इसको क्योंकि लेकिन शुरू के 10 मिनट यानी जितना मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ ना, जीरो थ्री से पहले एकदम बेसिक हो, आप चाहे थोड़ा बहुत यूट्यूब स्क्रिप्ट से डिलीट करो समझ आ जाएगा। तो इतना ही शोर है, उसके बाद एकदम बिल्कुल भी शोर नहीं, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना उसके लिए पहले से सॉरी सबको। तो थर्मोडायनेमिक्स हम स्टार्ट करें, उसकी बेसिक क्या होता है। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या वैसे, थर्मो का मतलब होता है हीट, तो डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, कि हीट इन मोशन, यानी कि हीट का जब एक बॉडी से किसी भी दो बॉडी के बीच में ट्रांसफर होगा ना हीट का, तो उसकी स्टडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर एक वाइड रेंज ऑफ स्टडी आती है। बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी किताब है थर्मोडायनेमिक्स हमारे, पूरी उसके अंदर जैसे 2-3 पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स के, थर्मोकेमिस्ट्री है, तो इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स और भी बेसिक डेफिनेशंस क्या है इसके अंदर हमारे पास और क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह सब थर्मोडायनेमिक्स सेंटर आता है। अब थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा सा बोला तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच व्हिच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, आपस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जीज, ये भी सब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होता है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमको पढ़ना क्या पड़ता है, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स होता है एक सिस्टम और एक होता है हमारे पास सराउंडिंग, ठीक है। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स, ठीक है। देखो सिस्टम करता है पार्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिकल यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, यानी कि जिसके ऊपर हम स्टडी करें। जैसे मान लो कोई भी चूहा ले लो, जैसे लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है, तो कोई जैसे कहते हैं ना कि इस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जैसे कि कोई भी इंजेक्शन बनाने से पहले किसी रैट वगैरह पे उसको करते हैं, टेस्ट करते हैं उसके ऊपर, तो उसको हम कहेंगे सिस्टम। और उसके आसपास सिस्टम को छोड़ के यूनिवर्स के अंदर माइनस कर दिया हमने सिस्टम, ठीक है। तो वो क्या होगा, सराउंडिंग, ठीक है, पूरा सराउंडिंग। और सिस्टम के अंदर क्या क्या था हमारे पास, ये थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक आपको लगभग पता है सबको, तो थोड़ा जल्दी मतलब शोर भी हो रहा है आसपास। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। हमारे पास 3 टाइप के सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और हीट दोनों, ठीक है, हीट एंड एनर्जी। सो या आप मास कह सकते हो, हीट ऑफ मास एंड एनर्जी बोथ। इसकी मान लो कोई भी हमारे पास है पानी का या फिर ग्लास है, वो ऊपर से ओपन है, गर्म पानी इसके रखे, तो इसके अंदर से तो हीट भी निकल गया। मान लो आपको पानी इसमें से निकाल लो या इसमें से ऐड ऑन कर लो, तो आप वो भी चीज़ करते हो, ये ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम जो होगा, मैंने इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसके अंदर से ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट होगी, एक्सचेंज ऑफ मैटर हो सकता है एंड एक्सचेंज ऑफ मास हो सकता है। और जैसे कैसे मान लो प्लास्टिक का ग्लास है, तो उसके ऊपर आपने देखो तो बाहर जो थोड़ी बूंदें आ जाती है, तो वो क्या एनर्जी का एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास का तो एक्सचेंज होगा नहीं और हीट का एक्सचेंज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, हीट और मास दोनों का ही जो है ना एक्सचेंज होता है। कंडीशन क्या है, ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए हम कह सकते हैं ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि कोई मान लो आपके पास जैसे हमारे मिल्टन की बोतल होती है, मिल्टन की बोतल के अंदर अब जैसे मान लो कोई भी गर्म चीज़ चाय डाल के हम लेके सकते हैं कहीं बाहर जाते हैं, तो उसके अंदर जो वो चाय 2 घंटे 3 घंटे देख लिया उतनी गर्म रही थी। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एकदम इतने स्मॉल इंटरवल में चेंज होता है कि मान लो हम ऐसे बता नहीं सकते। ग्लास के अंदर हमको पता लगता है ढका हुआ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस, ग्लास थोड़ी ऊपर की ढक्कन थोड़ा टेढ़ा बैठा है ना, तो मान लो पूरा कवर नहीं करो तो एक्सचेंज ऑफ ऐसे हो जाता है। लेकिन आइसोलेटेड, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्स होती है ना, वो किसकी होती है, एकदम आइसोलेटेड होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अंदर हीट और मैटर मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता पूरे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड के लिए ये भी एक तरह से क्लोज सिस्टम जैसा होता है, इसके अंदर हीट और हीट का ट्रांसफर हो सकता है थोड़ी टाइम के बाद। इसके अंदर और मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर 2-3 चीज़ें क्या है। ओपन सिस्टम, ये देखो ओपन सिस्टम, ओपन और क्लोज सिस्टम के अंदर इन दोनों के ऊपर अंदर हमारे पास जो मान लो ये बोर्ड है, ये बोर्ड है बाउंड्री करता है, जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करता है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसके अंदर अच्छे से लिखा हुआ है। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। पिछली बार मैंने इनऑर्गेनिक के कुछ नोट्स मैंने पूरे नहीं लिखे थे, क्योंकि हम लास्ट में वीडियो बना रहे थे ना उस टाइम, तो इस बार हम पक्का नोट्स बना देते हैं। और जो हमारे वो है सर, वो भी आपको नोट्स देंगे इसके। तो ओपन और क्लोज सिस्टम के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास डाइथर्मल हो, आपसे कोई पूछ ले जिसके अंदर टाइप ऑफ बाउंड्री है, डाइथर्मल होगी। और आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास जो वॉल होती है ना, वो होती है एडियाबैटिक वॉल। तो पूछ लेगा आपसे, आप ये थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें वो भी लिख सकते हैं। फिर मैं आपको सराउंडिंग बता देता हूँ, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। फिर होता है होमोजेनियस सिस्टम। क्या होता है होमोजेनियस सिस्टम होता है हमारे पास सिस्टम विच इज यूनिफॉर्म एंड हैज ओनली वन फेज। हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम विच इज नॉट यूनिफॉर्म एंड हैव मोर देन वन फेज इज प्रेजेंट, या हैज मोर देन वन फेज। वो है हेट्रोजेनियस सिस्टम, जिसके फेज एक से ज़्यादा होती है, यानी कि आप वो सिस्टम एक मिक्सर है 2-3 फेजेस का, ठीक है। फेजेस भी 2-3 चीज़ों का मिला के, जैसे टाइम इंजीनियर से करके मिल करके वैसे कुछ हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस सोल्यूशन करना कुछ वैसे टाइम, ठीक है। जिसकी मतलब कि कहते हैं ना कि कुछ कोई सा भी पार्ट उठा ले होमोजेनियस को वो सेम ही मिलता है। हेट्रोजेनियस में पूरे उसका सिस्टम को अगर हम पार्ट उठाएं अलग अलग जगह से तो थोड़ी थोड़ी अलग होती है, उसको हेट्रोजेनियस। अब हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास मास एंड साइज इंडिपेंडेंट, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास मास एंड साइज डिपेंडेंट। ये सब आपने पढ़ रखा है 12th के अंदर ये चीज़।
तो नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर देना, थोड़ी सी शोर हो गया। मैंने एग्जाम्पल लिख दी, इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी ठीक है, फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ठीक है, फ्री एनर्जी, ये सब आते हैं एक्सटेंसिव के अंदर, ठीक है। एक्सटेंसिव एनर्जी के लिए जो मास एंड साइज डिपेंडेंट हो, जैसे मास डिपेंडेंट होगा तो उस वजह से मास आएगा। वॉल्यूम क्या कहते हैं, वॉल्यूम में एक इतने का वॉल्यूम निकालो, एक इतने इस साइज के बॉक्स का वॉल्यूम निकालो, इसको तो किसी बात ज़्यादा है, तो एक इस बॉक्स का निकालो, एक उसका वॉल्यूम जिसका साइज आएगा, साइज डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट, और मास इंडिपेंडेंट, जैसे हमारा टेम्परेचर, ठीक है। मान लो एक इस रूम का टेम्परेचर और मैंने इस रूम के बीच में दीवार बना दी, तो मैं यूँ कहूँगा कि इस रूम में ज़्यादा ठंड लगती है, उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है, ऐसे यूँ कहूँगा, दोनों में सेम रहेगा। तो टेम्परेचर हो गया, आप कह सकते हो प्रेशर, ठीक है, प्रेशर कह सकते हो, विस्कोसिटी हो गया, और जैसे कि मान लो कोई चीज़ का स्पेसिफिक लग जाए ना, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब इंटेंसिव होता है, ठीक है। वो आपने एक और चीज़, ये सब आगे आपको पता लगेगा ये है क्या, अभी कुछ समझ लो। दो एक्सटेंसिव का अगर हम डिवाइड करते हो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो चीज़ों जिसकी मोलर की बात कर लेते हैं, मोलैरिटी तो क्या होता है, मोल से कौन बोल लो, मोल से कौन बोल लो, तो मोलैरिटी है इंटेंसिव, लेकिन बना जिससे एक्सटेंसिव के डिवीजन से। अब बात कर लेते हैं अपना पाथ स्टेट एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन होता है हमारे पास, जो कि होता है डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जैसे मान लो ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे भी रास्ते से जाए, इसको फर्क नहीं पड़ेगा हम कैसे जा रहे हैं, ये सिर्फ इसकी और इसकी वैल्यू देखेगा, यानी कि चेंज की देखेगा। मान लो मैं एच की वैल्यू एब्सोल्यूट निकाल सकता हूँ, लेकिन चेंज निकाल सकता हूँ H2 माइनस H, और जो ये हीट एक्सचेंज हो रही है बीच रास्ते में कुछ भी हो रहा हो, इसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल होते हैं स्टेट के, यानी कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इसके अंदर जैसे डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस एंट्रोपी, डेल्टा जी फ्री एनर्जी। और पाथ फंक्शन तो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, एंटायर पाथ, कंप्लीट पाथ डिपेंड करता है, जैसे कि हीट हो गया, वर्क हो गया, तो ये तो याद रख सकते हो। ये स्टेट एंड पाथ फंक्शन हो गया हमारे पास। और क्या है कि इसके अंदर कुछ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्रोसेसेस हमारे पास, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, थोड़ा साफ पेज करता हूँ, साफ पेज देखते हैं हमारे पास। इसके अंदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखते हैं, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस है, थर्मोडायनेमिक्स का जितने भी प्रोसेस होती है वो देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेसेस एक होता है आइसोथर्मल, एक होता है एडियाबैटिक, एक होता है आइसोकोरिक, और एक होता है हमारे पास आइसोमेरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल में जो हमारा टेम्परेचर चेंज होगा वो रहेगा कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी ऊपर जीरो, ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहता है कॉन्स्टेंट, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना चीज़ें। एडियाबैटिक के अंदर जो हीट ट्रांसफर जीरो होता है, यानी कि यहाँ पे जो हीट होती है वो सेम रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है। इसके अंदर जो होगा वो सेम टेम्परेचर हीट होता है, इसमें कंफ्यूज होता है, क्यू जीरो होता है या डेल्टा टी जीरो होता है, ये सेम वॉल्यूम पे रहता है, डेल्टा वी जीरो होता है, उसमें डेल्टा पी जीरो। जब बार प्रेशर की यूनिट तो डायरेक्ट प्रोसेस हो जाएगा डेल्टा पी जीरो, ठीक है। और हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल, ठीक है। और एक होता है इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस का डिफरेंस होते हैं, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस स्मॉल स्टेप के अंदर होते रहते हैं, मल्टी स्टेप। पहले इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब मुश्किल एक से एक एग्जाम्पल अंदर आइडियल कैसा मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर बनाया, एक कांस्टेंट प्रेशर डाला, ये कांस्टेंट एक फिक्स मान मैंने 10 किलो का वेट रख दिया पूरा, तो वो एक ही बार में वर्क कर देगा, एक ही बार में इसके उसको कंप्रेस कर देगा, ठीक है। या अंदर से कोई एक ऐसा प्रेशर जिसको एक्सपेंड कर रहा है, वो एक ही बार में वो धीरे धीरे नीचे बढ़ता है, ठीक है। एक ही बार में मैंने 10 किलो का कांस्टेंट था पूरा एक बार में उस तरह हो गया, तो एक्सपेंड किया, कंप्रेस और प्रोसेस किया, और ये हम मैंने यहाँ कुछ करना। अब मैं जाना सुना कोई वेट्स के मैंने यहाँ पे पहले मैंने रखा यहाँ पे मान लो 10 ग्राम, पहले मान लो पिस्टन सर इधर फिर मैंने रख दिया इसके ऊपर और वेट रख दिया, तो एकदम छोटा छोटा वेट है, 10 भी मत लिखो उसको आप लिखो एकदम 0.1 ग्राम, फिर मैंने लिखता हूँ 0.2 ग्राम कर दिया मैंने, डबल थोड़ा सा वेट होगा, फिर पिस्टन थोड़ा सा तो मल्टी स्टेप में अंदर है, मल्टी स्टेप्स के अंदर है। इसलिए जब हम रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जब भी मैं वर्क कैलकुलेट करते हैं तो इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, स्मॉल स्टेप्स में होता है, मल्टीपल स्टेप्स में होता है। इस रिवर्सिबल में हम कोई भी इंटीग्रेशन नहीं करते, सीधा एक 10 किलो बढ़िया सा वेट रखा, एक ही बार में वर्क कंप्लीट, इसके अंदर इंटीग्रेशन, तो इसलिए कैलकुलेशन भी होती है। तो देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये उससे पहले हमको जीरो लॉ बताते हैं। जीरो लॉ ना कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो लॉ आपको तो पहली बात पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये बस ऐसे ही दिया होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, ट्वेल्थ नहीं है। तो ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कहते हैं कि जब दो बॉडी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है ना, ठीक है, देन क्या होता है, लो 3 बॉडी अपने पास A B C, ठीक है। ए और बीच के अंदर एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी और सी के बीच में अगर और थर्मल इक्विलिब्रियम है तो ए और सी के बीच में भी इक्विलिब्रियम होगा, वो A इक्वल्स टू बी है, अगर B इक्वल्स टू सी है तो A इक्वल टू सी भी होगा, कुछ ऐसी कहानी है। तो ये कहता है कि इट इज डिफाइंड व्हेन टू बॉडी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन थर्ड विद द थर्ड एंड सेकंड बॉडी, यानी कि आप कह सकते हो कि आपस के अंदर अगर इक्विलिब्रियम है, A इज इन इक्विलिब्रियम विद B इज इन इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, देन A इज आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C, ठीक है। तो मान लो A
और बी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी और सी के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, देन आल्सो अगर इन दोनों के बीच में ये दोनों कंडीशन है तो ए। अब जो है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, ये तो जरूरत है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है और इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स मैं आपको बताता हूँ है क्या। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है बेसिकली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। इसका पहला पॉइंट लिख लो कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। इट इज कंजर्वेशन वो मास कैन नीदर बी एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो हम बेसिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ते हैं वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। जितनी भी एनर्जी कंजर्वेशन आ जाए इज इक्वल टू mc², बहुत फेमस इक्वेशन है वो तो है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन भी फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंदर आती है। या कोई भी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन ले लो, क्योंकि ये भी मास एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है, कोई भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन ले लो वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के अंदर ही आएगी। मतलब मान लो आपने 10 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन देख ली, अगर उनको मिला के कहना ना कि वो है क्या तो वो लिख लो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो, ठीक है। और इसके अंदर जो हमको पढ़ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि यू जो इंटरनल एनर्जी वो क्यू प्लस डब्ल्यू की इक्वल होता है। अब देखो कभी भी हम एब्सोल्यूट वैल्यू तो देख नहीं सकते इंटरनल एनर्जी की, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि हम यू की वैल्यू नहीं बता सकते, हम डेल्टा यू की वैल्यू बता सकते हैं। इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको बताऊंगा इंटरनल एनर्जी होता क्या है, बस आप ये ध्यान रखो कि यू इंटरनल एनर्जी यू इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं दे सकते, हम इसकी जो है एक चेंज दे सकते हैं, क्योंकि ये जो नेक्स्ट स्टेट फंक्शन होता है वो स्टेट फंक्शन मैंने आपको बताया था बात पर डिपेंड नहीं करता है, डेल्टा यू u2 माइनस u1 वी फाइनल माइनस करके ये होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या होता है पी प्लस डेल्टा वी, आप इसको जो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब इसी से रिलेटेड हमें आगे इस इक्वेशन को यूज़ करके बहुत चीज़ें डिराइव करनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो ये कॉन्स्टेंट हो, मान लो पी कॉन्स्टेंट पी वी कॉन्स्टेंट पी वरी यहाँ पे चेंज होता है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो वर्क को डेल्टा पी वी डेल्टा पी, ठीक है। और अगर मान लो हमारे पास जो है वी कॉन्स्टेंट है पी कॉन्स्टेंट है तो आप इसको यूँ लिख दो पी डेल्टा वी, ठीक है। पर हम लिखते ही हैं, हम लिखते ही है, ठीक है। इसको भूल ही जाओ, मैंने पता छोड़ हम यही लिखते हैं, तो वो बात थोड़ी अलग पड़ गई। तो हम यही इक्वेशन यूज़ कर ले। मान लो मैंने कह दिया आपको हमारे पास जो है सपोज डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारे पास है क्यू प्लस डब्ल्यू, मैंने कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस है हमारे पास। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमारे पास जो है ना वो क्यू जीरो होगा, क्यू जीरो होगा तो डेल्टा यू डब्ल्यू की इक्वल होगा। और इस डब्ल्यू की एडियाबेटिक, तो इस डब्ल्यू को मैंने डब्ल्यू ए डी एडियाबेटिक लिख दिया, ठीक है। सॉरी मैं ना इसकी थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड करने भूल गया था, जो मैंने लिखता गया वीडियो ऑन करने भूल गया। तो मैं आपको बताता हूँ, हम रिलेशन पढ़ रहे थे पी वी एंड टी के लिए अंडर रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल के अंदर अपने को क्या देखना है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अपने पास ये होता है डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्योंकि क्यू जीरो होता है एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक क्यू जीरो, इसलिए जो डेल्टा यू होगा ना जिसमें पुट करते हैं तो वो डब्ल्यू की इक्वल आएगा, ठीक है। अब अपने को ये पता है कि अपने पास नीचे जाकर डेल्टा यू आपको फिर से समझाते हैं इक्वल टू डब्ल्यू। डेल्टा यू मैंने आपको बता रहा था कि एन सी वी डेल्टा टी होता है, एन सी वी डेल्टा टी, और ये होता है हमारे पास माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, या इसको लिख लो डी वी की बात है। रिवर्सिबल के लिए हमको पता है ये तो एडियाबेटिक, ठीक है। अब रिवर्सिबल है तो पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पी इंटरनल होगा, ये नियरली इक्वल होते हैं दोनों, 19-20 का भी फर्क नहीं होता, 19.8 ऐसा समझ लो, ठीक है। तो अब ये जो अपने पास डेल्टा यू एन सी डेल्टा टी कैसे है, क्योंकि देखो आइसोकोरिक देखेंगे, मैं फिर से बताता हूँ इसको भूल जाओ, आइसोकोरिक के लिए डेल्टा वी जीरो हो गया, ठीक है। अपने को डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू होता है वो पी डेल्टा वी होता है, पी डेल्टा वी से ये क्वांटिटी जीरो, तो अपने पास डेल्टा यू इक्वल टू भी आ गया, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसलिए क्योंकि मैंने क्यू भी लिख दिया। अब अपने पास जो सी वी का रिलेशन क्या होता है क्यू वी अपॉन एन डेल्टा टी, जो मॉडरेट कैपेसिटी वाला हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से अपना क्यू वी की जगह यू डेल्टा यू रखते हैं, तो डेल्टा यू अपने पास आ गया एन सी वी डेल्टा टी, ठीक है। तो अपने ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ के अंदर अपने को क्वेश्चन करना बहुत साइड, अब पी इसकी जगह मैंने पी इंटरनल ये रख दिया, पी इंटरनल मैंने इसको पी इंटरनल, ठीक है। अब पी इंटर आप सोच रहे हो कि पी एक्सटर्नल पी इंटरनल क्यों ऐसे चेंज किया, हम पी एक्सटर्नल लिमिट क्यों नहीं करते, देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी रिलेशन होता है ना फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम ये पढ़ते हैं। तो जो इंटरनल वाला प्रेशर है ना, जैसे ये तो जैसे आप पिस्टन लेते हैं तो जो पी एक्सटर्नल होता है वो तो होता है बाहर की वजह से, जो हम सेंट होते हैं पी एक्सटर्नल को भी एक्सटर्नल प्रेशर लगा, जो अंदर गैस है जो इंटरनल प्रेशर वो तो आइडियल गैस लगाएगी, इसलिए यहाँ पे जो हमको रिलेशन लगाना वो आइडियल गैस के लिए लगेगा, इसलिए आप इंटरनल में चेंज करते हैं इसको, रिवर्सिबल के लिए ऐसे होता है। तो यहाँ से देखो इसकी जगह मैंने ये रख लिया, तो एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया एन आर टी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये अपन भी होगा तो क्या माइनस का एन आर टी बाई वी डी वी, ठीक है। तो बहुत साइड इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, एन से आने के बाद मैं कॉन्स्टेंट बाहर लेके जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट सी वी कॉन्स्टेंट एन कटी गया, ठीक है, कॉन्स्टेंट आके, ठीक है। और ये आर में नीचे गया आर कॉन्स्टेंट, यहाँ पर माइनस टी टी, ठीक है। और ये इसका टी वी में नीचे लग दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अपने पास इसका डी वी अपॉन में वी माइनस हो गया, और मैंने कर लिया वी वन उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई वी वन वॉल्यूम वी वन टेम्परेचर वी टू वॉल्यूम टी टू टेम्परेचर है, बहुत साइड वो इंटीग्रेशन सोल्व कर देंगे। यहाँ पे आएगा एल एन पी, ये एल एन वाला लोगी वाला हो गया, ठीक है, लोगी होता है ये, और इधर आ गया माइनस का एल एन वी, ये वी वन वी टू, हम बस सीधा सीधा इंटीग्रेशन रखते जाएंगे, एल एन टी टू माइनस एल एन टी वन, और इसको मान रखते हैं एल एन ये एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन, तो ये सी वी बाई आर या एल एन वी टू बाई टी वन, और ये अपने पास आ गया एल एन, ठीक है, वी टू बाई वी वन है ना। तो ये माइनस अंदर लेगा, माइनस अंदर ले जाओ तो ये माइनस अंदर लेगा, ये बन जाएगा एल एन वी वन माइनस एल एन वी टू, तो इसको बस वी टू वी वन वी टू रखते हैं, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है इसके अंदर, छोटा सा खेल रहेगा। देखो
अपने को पता है कि जैसे मान लो ये लोग ही है एन लोग ई कोई मान लो एक्स है, तो ये एक्स इधर से ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपना लोग की एक्स की पावर है, तो बस वही प्रॉपर्टी हमने लगा दी। तो यहाँ एल एन देखो ये पावर ऊपर ले जाने के बाद चलो मैं लिखिए यहाँ सी वी बाई आर, यहाँ एल एन वी वन बाई वी टू, एल एन बहुत साइड कैंसिल हो गया तो अपने पास अगर टी टू बाई टी वन, यहाँ पे अगर सी वी बाई आर इज इक्वल टू वी वन बाई टू। ओके जी, यहाँ है आपके पास। मतलब हम एक रिलेशन पढ़ा था हीट कैपेसिटी वन में, सी वी इज इक्वल टू आर अपॉन ए गामा माइनस वन, और आप लिख सकते हो सी वी बाई आर इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन। अब सी इसकी जगह से रख दो तो अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आया निकल के वो आया, और यहाँ लिख देता हूँ टी टू बाई टी वन, यह आ गया वन अपॉन गामा माइनस वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू। अभी तो स्टार्ट हुआ थोड़ा सा। तो देखो इस टी टू बाई टी वन है यहाँ, तो इसको ना मैं ये पावर ऐसे वन अपॉन गामा माइनस वन, अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊँ तो ये हो जाएगा वन की मतलब माइनस वन हो जाएगा ना, तो माइनस वन की वजह से गामा ऊपर है, गामा माइनस वन आ गया। ठीक है, ये अब बेसिक मैथ है। ठीक है, तो अगर नहीं पता तो देखो ये पावर हम उधर ले गए, तो जो इसका रिवर्स होगा ना ऊपर रेसिप्रोकल हो गया। तो अब देखो इस चीज़ को ना मैं लिख सकता हूँ टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के इक्वल। ठीक है, तो उस कॉन्स्टेंट को आप के भी मान सकते हो, के मान लिया मैंने। अब ये चीज़ कैसे, ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं आपको एक साइड में बताता हूँ थोड़ा, इधर देख लो, इधर देखता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिखा टी वी इज इक्वल टू की पावर गामा माइनस वी की पावर ये इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मान लो मैं टी वन वी वन गामा माइनस वन ले लूँ, वही कॉन्स्टेंट आ गया, और टी टू वी टू गामा माइनस वन ये कॉन्स्टेंट, ये दोनों इक्वल हो गए, तो टी वन वी वन गामा माइनस वन और टी टू वी टू, ये एक्स नहीं है गामा है, थोड़ा जल्दबाजी में से लिखा जा रहा है, तो गामा माइनस, तो ये टी वन टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू, दोनों को गामा माइनस वन, कोई चीज़ आ गई, इसलिए मैंने इसको ये कॉन्स्टेंट लिख लिया। ठीक है, तो ऐसे ये तो हो गया अपने पास टी और वी के बीच में रिलेशन कौन सा है, ये है मेन रिलेशन, इसको आप एकदम स्टार लिख लो, इसके नोट्स में अच्छे से आ जाएंगे कि एक एक बॉक्स के अंदर। अब रिलेशन देखते हैं पी और वी के बीच में, पी टी के बीच में कैसे आता है एडियाबैटिक के लिए। देखो आइडियल केसेस के लिए हम जैसे आइसो, इसके अंदर है ना इसी पी वी के रिलेशंस अलग है, आइसोथर्मल के अंदर हम जो है लास्ट में टॉपिक आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के ग्राफ के बीच का कंपैरिजन होता है, तो जो मैं वहीं यही बताता हूँ आपको क्यों होता है वो, क्योंकि चलो इसके इस टॉपिक के बाद ही बताता हूँ जस्ट। और देखो अपने पास आ गया टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आ गया था हमारे पास। अब देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी अपने को पता है, और आइडियल केस टी हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे पी वी बाई आर, सॉरी पी वी बाई एन आर, क्योंकि अपने को यहाँ से टी को एलिमिनेट करना है, क्योंकि अपने को रिलेशन चाहिए पी और वी के बीच में, इसलिए मैं टी को एलिमिनेट करना चाहता हूँ। टी को एलिमिनेट करना है तो पी की वैल्यू यहाँ पर कर दी, तो यहाँ पर पी वी अपॉन एन आर इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तो चमक गया होगा कि पी देखो एन आर की कॉन्स्टेंट तो इधर जारी कॉन्स्टेंट एक सिंगल कॉन्स्टेंट बन गया, और वी और इसकी पावर वन है, इसकी पावर एक्स गामा माइनस वन, क्या आ गया गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया इसका रिलेशन। अब देखते हैं हमारे पास पी और एन टी का रिलेशन, इसके लिए वी को एलिमिनेट करना पड़ेगा इसके इस इक्वेशन में, टी या फिर आप ये इक्वेशन ले लो, ये गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लो मैंने इससे भी कर लो, उधर बस आप उसकी वैल्यू रख देना वी की, तो एन आर टी बाई पी, यहाँ से आ गई ये वैल्यू, इसको बस इसके अंदर रखो, तो बस सिंपल ये आ गया पी एन आर टी अपॉन पी, ये गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट या पी, और यहाँ देखो एन आर तो कॉन्स्टेंट होगा, एन आर की पावर गामा भी कॉन्स्टेंट, एन आर की पावर गामा कॉन्स्टेंट अपॉन एन आर की पावर गामा, यदि एन की पावर गामा आर की पावर गामा, और इधर रहेगा टी की पावर गामा सॉरी पी की पावर गामा। तो ये जो गामा है ना, अब देखो ये आ गया पी वन माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू ये पूरा कॉन्स्टेंट मिल गया। तो इस तरीके से आपके पास ये रिलेशन है, तो इन तीनों का रिलेशन था, और इसमें वर्क करेंगे। अब देखो जो हमारे पास आइसोथर्मल के अंदर है ना, हम एक चीज़ कंसीडर करते हैं, आइसोथर्मल में हमारे पास होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, और एडियाबैटिक के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना ऊपर ये रिलेशन देखते हैं पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। देखो ये अलग अलग आ रहे हैं थोड़े, ये थोड़ा और ये गामा पे डिपेंड कर रहा है थोड़ा। ठीक है, गामा क्या हुआ यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर, डिग्री फ्रीडम मैंने आपको बता दिया था पहले। ठीक है, इसलिए इन दोनों के ग्राफ होते तो सिमिलर है, लेकिन ऊपर नीचे होता है, जैसे ये तो थोड़ा आइसोथर्मल का होता है ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पी और वी का, और ये थोड़ा सा ऐसे नीचे ये एडियाबैटिक का होता है, ये एडियाबैटिक का, ये होता है आइसोथर्मल का। तो ये छोटा सा टॉपिक का कंपैरिजन लिखा है, तो ये थोड़ा सा आप बता सकते हो इसको कि आइसोथर्मल का थोड़ा ऊपर होता है एडियाबैटिक का, क्यों, क्योंकि आइसोथर्मल का ऊपर क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो पावर होता है ना एन आर टी इज इक्वल टू, जैसे ये भी पूरा मान लो अगर आइसोथर्मल में डेल्टा टी कॉन्स्टेंट है, ठीक है डेल्टा टी चेंज कॉन्स्टेंट है, तो पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ पे पी वी की पावर गामा भी थोड़ा चेंज है ना इधर, इसलिए इस मैथमेटिकली जो थोड़ा सा ये एडियाबैटिक थोड़ा नीचे होता है और आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर होता है। ये डी लिख दिया, जो यानी कि जो जितना भी इंटरनल एनर्जी है ना वो वर्क के अंदर क्रिएट हो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे मान लो अब देखो अब हम आगे देखते हैं थोड़ा, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके अंदर टर्म्स क्या कहना चाहती है। डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डेल्टा दिख रहा है ना, हाँ ये हो गया इंटरनल एनर्जी, क्यू हो गया हीट सप्लाई टू या हीट गिवन टू सिस्टम, जो ये वर्क जो यहाँ है ना वर्क, ये मतलब ये वर्क है, तो वर्क हो गया वर्क डन ऑन सिस्टम यानी वर्क ऑन सिस्टम, और अगर मान लो वर्क डन बाय सिस्टम होता तो ये यहाँ माइनस हो जाता, तो ये हो जाता हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी।
पी डेल्टा वी, पर वो नहीं देखना अपने को, तो ये प्लस वाला ही देखना है। अगर बिल्कुल स्मॉल चेंज होता है ना, जैसे मान लो अगर आपने कहीं ये देखा हो, मैंने ये यहाँ लिख लिया ना पी डेल्टा वी, कैसे लिख लिया, ये इधर लेके प्लस हो गया। इसको आप ये तीनों जगह ये लगा लो, या इसकी जगह डी भी लिख सकते हो ना, डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा नहीं लगाए डी लगाते हैं फिर। तो ये तो ऐसी छोटी मोटी डेफिनेशन, तो यानी कि अगर इसमें आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते जा रहे हो, तो आप ये सब चीज़ें भी लिख सकते हो। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के ऊपर। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जो हमने पढ़ा था यू या ई बी, अगर आपको मिल जाए तो वही चीज़ है, पर यू तो ध्यान रखना ई नहीं, हमारे बुक में यू है। यू ये क्या होता है, एक इंटरनल एनर्जी, यानी सिस्टम के भी अंदर की एनर्जी। हमने पढ़ रखा है कि मान लो टोटल एनर्जी ना, जैसे एक सिस्टम की टोटल एनर्जी के अंदर अंदर कौन सी एनर्जी आती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, इसके साथ साथ एक होती है इंटरनल एनर्जी। यदि मान लो अगर एटम की बात करें, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, इनके बीच के अंदर लगने वाली कुछ ना कुछ अंदर की एनर्जी, डीप डाउन जो एक सिस्टम के अंदर लगती है, वो वाली एनर्जी को इंटरनल एनर्जी, इसके नाम से पता लग रहा है। जो इंटरनल एनर्जी होती है, हम जो सिस्टम के अंदर की एनर्जी हम देखते हैं, डेफिनेशन से हमको नहीं, मतलब इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। इसको यू से रिप्रेजेंट करती है, ये एक स्टेट फंक्शन होता है, कभी भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बता सकते, हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डी टी, ये पढ़ेंगे थोड़ा सा बाद में। आप एक बार इसको छोटा सा ऐसे दिमाग में फिट भी ना करो तो बाद में हो जाएगा, तो हमेशा इसका चेंज देख सकते हैं, ठीक है। हमेशा ये क्या होता है, ये एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है, स्टेट फंक्शन है। अब देखो डेल्टा यू होता है हमारे पास क्यू प्लस डब्ल्यू, हीट एक पाथ फंक्शन है, क्यू एक डब्ल्यू एक पाथ फंक्शन है, लेकिन अब इसके दोनों को सम को आप अगर आप कैसे ना कि जैसे वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, हीट एक पाथ फंक्शन है, नहीं डेल्टा एक स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा यू जो होगा ना, यानी यू टू माइनस यू वन होगा। यदि कि मैं कोई साइक्लिक प्रोसेस लूँ, जैसे मान लो ये ए से बी हम जा रहे हैं ना, ठीक है, तो एक साइकिल प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि भाई पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, जिस पॉइंट से चला उसी पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक है, तो चेंज यानी जीरो हुआ, तो डेल्टा यू जीरो साइक्लिक के लिए। ये पाथ फंक्शन है, सॉरी स्टेट फंक्शन है। और ये जो है ना, कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मास और साइज डिपेंडेंट होती है, मास एंड साइज डिपेंडेंट, ठीक है। बस ये था इंटरनल एनर्जी के बारे में। अगर आप बढ़िया सी दो तीन चीज़ें और पढ़ते हैं, जैसे इंथैल्पी एंड हीट कैपेसिटीज़ के बारे में, हीट कैपेसिटीज़ के बारे में, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। इंथैल्पी, इंथैल्पी जो होता है ना, उसको हम एक बार इंथैल्पी की बात करते हैं। इंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल एच से, और इंथैल्पी जो होता है ना, हम हमारे पास इंथैल्पी होता है एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी जो है डिटरमाइन करना पॉसिबल है, क्योंकि देखो इसकी एब्सोल्यूट एच की वैल्यू एब्सोल्यूट, यानी इंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं डिटरमाइन कर सकते, या क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू की भी हम जो है ना यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, डेल्टा यू बता सकते, यू नहीं बता सकते, ठीक है। देसी भाषा में बताता हूँ, क्योंकि डेल्टा एच होगा ना, यानी कि हम डेल्टा एच को डेल्टा एच लिखेंगे, यू को डेल्टा यू लिख देंगे, क्योंकि चेंज बता सकते हैं, डेल्टा यू बता सकते हैं, यू नहीं बता सकते, और पी वी को हम लिखेंगे डेल्टा पी वी होल के अंदर, ठीक है। अगर मान लो प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है, तो पी डेल्टा वी लिख देना, और अगर सॉरी अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो वी डेल्टा पी लिख देना। अच्छा, आपसे पूछ ले कोई कि ये आया कहाँ से, तो हमने भी पीछे पढ़ा था ना कि Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है ना, जब उसको माइनस लिया था, पी डेल्टा वी को माइनस लिया था, हाँ, तो ये पढ़ा था ना, तो देखो ये वाली चीज़, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब देखो हीट एंथैल्पी की अब बेसिक डेफिनेशन पे जाओ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट हम सिस्टम को देते हैं, यानी कि जो हीट हम सिस्टम को देते हैं ना, उसको बोलते हैं एंथैल्पी, ठीक है। इनके एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट को मैंने क्यूपी लिख लिया, और क्यूपी जो होता है ना मैथमेटिकली डेल्टा एच की इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि एंथैल्पी की डेफिनेशन है ये, एंथैल्पी की तो डेफिनेशन की हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज। हाँ, तो ये होती है बेसिक डेफिनेशन से हम क्यूपी को डेल्टा एच के इक्वल लिख सकते हैं, और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे इस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं, तो देखो ये बन जाएगा क्यूपी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और मैंने आपको बताया कि क्यूपी डेल्टा एच के इक्वल होता है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर हम यही लेकर चलेंगे कि प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ पे वेरी कर रही है, ठीक है, और ये होगा इसके बारे में। अब ये बात कर लेते हैं कि ये होता है कि ये एक स्टेट फंक्शन होता है, एक स्टेट फंक्शन है, तो यानी कि डेल्टा एच को हम एच टू माइनस एच वन ऐसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक तो ना छोटी सी एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ कि रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू क्या होता है। रिलेशन तो वैसे यही है, अगर मान लो थोड़ा और आ जाए, बस अच्छे से आपसे पूछ ले आइडियल गैस इक्वेशन को इसके अंदर जो है डाल के बताओ, तो रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू हम आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कि डेल्टा एच होता है हमारे पास डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी ले लो, पी को कॉन्स्टेंट ले लिया। अब हमारे पास जो होता है ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी से, देखो मान लो यहाँ हमको पी डेल्टा वी जो, तो पी डेल्टा वी वॉल्यूम वेरी कर रहा है, और साथ में वॉल्यूम वेरी कर रहा है, तो मोल्स वेरी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा एन जी, मोल्स वाला ये एन है ना मोल, ठीक है। अब मैं बताता हूँ डेल्टा एन जी क्या है। डेल्टा एन जी अगर आपने थोड़ा बहुत गैसेस स्टेट में थोड़ा भी पढ़ा, तो ये होता है हमारे पास नंबर ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
रिएक्टेंट प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट, सॉरी, गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट, ये होता है। जैसे मान लो मैं ये ले लूँ PCl5, ये गैस है, तो ये PCl3 गैस और Cl2 गैस, ऐसे ब्रेक होता है। ये गैस है, यहाँ मोल कितने हैं, 1 + 1 और यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास प्रोडक्ट 2, यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, 2 - 1, 1 + 1, और यहाँ 1 रिएक्टेंट साइड में, तो 1। ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं। डेल्टा Ng थोड़ा सा बता दिया। अब डेल्टा Ng अब इसको इसके अंदर रख दो, तो डेल्टा H हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा U + डेल्टा Ng RT, ठीक है। अब मान लो थोड़ा बहुत और इसमें पूछ ले, थोड़ी और आपको एक्सपेंड करना हो इसको, हमारे पास भर भर की इन्फॉर्मेशन है। जैसे डेल्टा Ng आपके पास अच्छे से इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो मान लो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है, तो डेल्टा H हमारे पास ग्रेटर देन डेल्टा U होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा Ng की वैल्यू मान लो 2 है या 1 है या 0.5 भी है, तो पॉजिटिव में थोड़ा पॉजिटिव ऐड हो रहा है, इन कुछ वैल्यू बढ़ रही है, डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से ज़्यादा होगी। मान लो डेल्टा Ng की वैल्यू कम है, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं आपकी ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो कम है तो डेल्टा H की वैल्यू कम होगी। और मान लो डेल्टा Ng, राइटिंग अच्छी लिखनी पड़ेगी। जैसे मान लो डेल्टा Ng की वैल्यू 0 है, दोनों तरफ गैसेस रिएक्टेंट गैसेस प्रोडक्ट इक्वल है, तो 0 है, तो यहाँ पे डेल्टा H जो होगा ना वो डेल्टा U के इक्वल होगा, बस यही है। तो आपको ऐसे लिखना है। अगर मान लो आपके पास ऐसी इस इक्वेशन में चेंज कर ले, आप इसकी कैसे भी इक्वेशन, जैसे मान लो डेल्टा H = डेल्टा U + NR डेल्टा T। अब आपको कहते हैं कि इसमें NRT में P = NRT लिया था ना, तो वहाँ पे आपके पास मोल्स कॉन्स्टेंट, जैसे मान लो मैंने P डेल्टा V इधर तो लिया था डेल्टा N और ये लिया था RT। अब मैं मोल्स को कॉन्स्टेंट रख के टेम्परेचर को वेरी कर रहा हूँ, तो हमारे पास P डेल्टा V उस केस के अंदर आ जाए, इस केस में आ जाएगा NR डेल्टा T, तो इसको इधर पुट कर दिया, तो ऐसी इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एंथैल्पी के बारे में पूरा। अब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी के बारे में। हमारे पास हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है इसकी, देखो हीट हमारे पास है ना, इधर 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें देखनी है। एक देखनी है हीट कैपेसिटी, एक देखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एक देखना है मोलर हीट कैपेसिटी, एक ये देखना है, एक ये दूसरा, तीसरा है मोलर हीट कैपेसिटी। इन तीनों की बेसिक डेफिनेशन आपको सबकी पता होनी चाहिए। अगर आपको इन तीनों की डेफिनेशन पता है ना, तो इससे रिलेटेड फॉर्मूलेज आपको पता ही लग जाएंगे आराम से। ये तो हमारे पास इट इज़ डिफाइन, ध्यान से डेफिनेशन सुनना, इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम का टेम्परेचर राइज करना है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। कितना राइज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस। इसका फॉर्मूला होता है C, हीट कैपेसिटी को C से लिख दिया, Q/डेल्टा T। It is defined, heat capacity can be defined as the amount of heat required to raise the temperature of system through 1 degree Celsius। ये हो गया। अब मैं आपसे बात करूँ, जैसे CV आ जाए, मान लो ये चीज़ कि amount of heat required to raise the temperature of system through 1 degree Celsius at constant volume, तो उस केस में आप इसको CV लिख देना, इधर QV लिख देना। और अगर CP यानी कि एट, वही सेम डेफिनेशन, लास्ट में लिख देना एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो उस केस में QP लिख देना और इसको ये लिख देना डेल्टा T या DT लिख देना, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी हमारे पास ये आ गया। अब इससे 2-3 रिलेशन डिराइव कर लेते हैं। मैंने आपको ये समझा दिया, थोड़ा गला ख़राब है, तो देखते हैं एक आधे रिलेशन। जैसे हमारे पास एक रिलेशन है कि CV = du/dt होता है, ठीक है, और एक CP हमारे पास dH/dt होता है। तो ये दोनों रिलेशन कहाँ से आते हैं वो देखते हैं थोड़ा। तो हमको पता है कि हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, dQ = du + P डेल्टा V। मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया, इसको ये करली वाला सिंबल, करली सिंबल से लिख दो, तो करली DQ, और मैंने थ्रू आउट DT से डिवाइड किया, क्योंकि हमको जो है देखो यहाँ पे कुछ DT सा दिख रहा है ना, CV लाने इधर तो DT सा दिख रहा है, तो हमने डेल्टा T यानी DT कर दिया, = du/dt प्लस में P डेल्टा V/dt। अब क्योंकि V कुछ V का दिख रहा है आपको, कि हम यहाँ पे ना V यानी कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम यानी 0, तो यानी कि ये चीज़ 0 होगी, ये चीज़ 0, डेल्टा V 0। तो हमारे पास ये क्या आ गया, डेल्टा Q, करली Q/डेल्टा T = du/dt। और ये क्या है, ये हमारे पास देखो, इस QV की जगह अब क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है, तो ये देखो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत होना, मतलब ये दोनों चीज़ें सेम होगी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे बिग चेंज लिया था, अगर मैं स्मॉल चेंज लूँ दोनों की जगह, तो अब ऊपर करली वाला Q आ जाएगा, ठीक है, और नीचे ये जो है थोड़ा DT ऐसे आ गया, क्योंकि मैं स्मॉल चेंज ले रहा हूँ, हीट के स्मॉल चेंज के लिए मैंने करली लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये क्या, CV = du/dt, और इसको आप होल में V लिख दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हम जो इस चीज़ की को डिराइव कर रहे हैं। याद रखना यहाँ पे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। अब कॉन्स्टेंट प्रेशर की चीज़ पे आ जाते हैं, ठीक है, C एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इनकी CP के ऊपर बात करते हैं। CP हमारे पास आ गई देखो dQ/dt, मैंने इसको यूँ लिख लिया फॉर द स्मॉल चेंज, करली लिख लो इधर, चाहे कंफ्यूज मत हो ना, आप DQ लिखे चलो, ठीक है, यहाँ आप DQ ले लो, DQ ही ले लो, DQ यहाँ पे DQ, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, DQ ले लिया। अब मैंने इस Q की जगह du + P dV लिख देखो, इस रिलेशन से, ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन है। फिर अब हमने यहाँ पे क्या इसकी DQ की जगह क्या लिख दिया, तो यहाँ dt आ गया, इसको अलग अलग लिख लिया, dt ये P
कॉन्स्टेंट पे हो गया, डी पी अपॉन डी टी हो गया, और यहाँ हो गया सी पी। अब हमारे पास जो है एक रिलेशन ये था डेल्टा एच, सॉरी एंथैल्पी का हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है पी डेल्टा वी, ठीक है ना। और अगर हम इधर बात करें स्मॉल चेंजेस, अब देखो इसको लिख लेते हैं, स्मॉल चेंज के लिए लिख लिया और डिवाइड कर दिया पूरा किससे, dt से। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो आप, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे ना तो ये तो हमने पढ़ी रखा कि ये कैसे होता है, सॉरी ये तो मैंने सीधा डिवाइड ही लिख दिया ऐसे कैसे ही। तो इन दोनों को कंपेयर किया तो सी पी देखो ये दोनों, ये पूरी साइड सेम है तो ये और ये इक्वल हो गए, तो सी पी हमारे पास क्या आ गया, ई एच अपॉन डी टी। ये प्रेशर कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात करें इसलिए यहाँ पे ई लिख दिया। तो ये हमारे पास पूरा हीट कैपेसिटीज़ के बारे में भी आ गया। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी बता देता हूँ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सिस्टम। जैसे ऊपर मैंने सिस्टम लिखवाया था ओनली सिस्टम, तो यहाँ लिख लेना 1 ग्राम ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और मोलर की बात करें ना, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ये छोटी छोटी डेफिनेशन अगर आपको मान लो आ भी जाए एग्जाम में थोड़ी तो आप लिख सकते हो। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सिस्टम, मोलर आ गया ना, तो 1 मोल ऑफ सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे मान लो मैं इसको लिख देता हूँ, ये वाला मोलर लिख लिया तो ये हो गया क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, और इसको हम लिख देंगे सी एस क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। ये हम मास वाला है मैं, ठीक है। अब इसको मोलैरिटी या कुछ ऐसे मत लेना मोलैरिटी वगैरह, ठीक है, या मास मोलर मास मत लेना, ये ऐसे, या आप इसको वेट लिख सकते हो, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया स्पेसिफिक, हो गया मोलर। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी। अब हम इसके बाद जो है बात करते हैं मेयर्स रिलेशन यानी सी पी सी वी के रिलेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी। तो अब इस रिलेशन की बात करनी है, इसको हम बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। कभी पूछ ले मेयर्स रिलेशन अगर आपको लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज मत, मेयर रिलेशन ये होता है। इसकी शुरुआत करते हैं अच्छी तरीके से। हमारे पास हमको पता है सी वी होता है डी यू अपॉन डी टी। देखो जब भी आप किसी डेरिवेशन की शुरुआत करो ना तो उसको थोड़ी सी लेंथ देने के लिए जो है एक आध चीज़ ऐसे लिख लिया करो जो उस रिलेशन में यूज़ होगी, ठीक है। जो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो हमको जो है प्रूफ क्या करता है, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सी पी माइनस सी वी होता है डी एच अपॉन डी टी, डी यू अपॉन डी टी, ये अपने पास आ गया। अब हमको पता है कि जो एच होता है वो होता है यू प्लस पी वी, और पी वी होता है एन आर टी। और अगर हम एन को 1 ले लें तो एच हो गया यू प्लस आर टी, ठीक है। स्मॉल चेंज के लिए ये ले लिया, ठीक है, और इसको ले लिया डी टी, डी टी से होल डिवाइड कर दिया तो यह आ गया प्लस आर। अब डी एच माइनस डी टी अपॉन डी यू माइनस डी टी इज इक्वल टू आर आ गया। ये हमने क्योंकि हमको इस साइड की वैल्यू चाहिए थी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। ये था मेयर रिलेशन। अगर आपसे पूछ ले पॉइसन रेशो तो उसको सिग्मा से डिनोट करते होता है सी पी अपॉन सी वी। जब मैं पढ़ रखा है डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम करते हैं एफ, ठीक है। तो सी वी का होता है एफ आर अपॉन टू, ऐसा कुछ होता है कि आपने अच्छे से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है एफ, सो डायटोमिक के लिए 3 होती थी, मोनोटोमिक के लिए 3 होती थी, डायटोमिक के लिए कुछ 5 होती थी, ऐसे कुछ था। तो आप देख सकते हैं